नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नई जीएस की क्लास में फिर से स्वागत है। और आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, कुछ दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए अपने चैनल पर क्लास। ये क्लास नंबर 14 होने वाली है एंड इससे पहले 13 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर बेसिकली सभी क्वेश्चंस हैं और एसएससी के सभी एग्ज़ाम जैसे जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। यूपी के सभी एग्ज़ाम और दिल्ली पुलिस के भी एग्ज़ाम्स के लिए आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। एंड अगर आप दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत की नागरिकता बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध गया है? अर्थात दोस्तों गलत बताना है, इसमें जो 3 ऑप्शंस हैं वो सही हैं और जो चौथा है वो गलत है, वो बताना है आपको। देख सकते हैं आप, मैं सभी क्वेश्चंस में ऐसे लिस्ट लेकर आया हूँ। लिस्ट क्या है दोस्तों, ये एक तरह से लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कौन से ईयर में और कौन से पेपर में आ चुकी है ये क्वेश्चंस। ऑप्शंस की बात करें तो देशीकरण द्वारा नागरिकता, संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता। दोस्तों सभी वैसे तो सही लग रहे होंगे आपको, लेकिन दोस्तों जो ये है ये इलीगल है। अधिग्रहण का मतलब दोस्तों वैसे ही हो गया कि किसी की जगह पर या किसी पर कब्जा करना, तो वो वैसे ही दोस्तों इलीगल हो गया, तो ये गलत है। और ये बाकी जो देशीकरण द्वारा नागरिकता मिलती है वो भी सही बात है, जन्म के द्वारा नागरिकता मिलती है वो भी सही बात है, वंश द्वारा नागरिकता भी सच बात है। थोड़े से डिटेल में अगर बात करें दोस्तों, हम हर प्रश्न के आगे एक की पॉइंट्स लेकर आते हैं, कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, लेकिन दोस्तों उनमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भरी होती है। चलिए उसी तरह से देखते हैं। संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात ये गलत बात है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में ग्रहण किया गया था। नागरिकता ग्रहण करने के 5 प्रकार हैं। देखते हैं किस किस प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। जैसा कि मैंने बोला था कि एनालिटिक्स या की पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भरी हुए होते हैं उनमें। पहले तरीके की बात करें तो जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है, वंश के द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। मुझे नहीं लगता इसको समझाने की कोई ज़रूरत भी है, सब समझ गए होंगे आप। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भाग 4, भाग 1, भाग 3, भाग 2। जिन्होंने भी दोस्तों थोड़ा सा भी पॉलिटी को पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि कौन से भाग में नागरिकता का प्रावधान है या नागरिकता के बारे में बताया गया है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों भाग 2 की। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। और चलिए आगे देखते हैं इसमें। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो इसका प्रावधान किया गया है अर्थात। और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, जो अनुच्छेद 11 में निहित है। अर्थात अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा नागरिकता पर कानून बनाया जा सकता है, उनके पास ये अधिकार दिया गया है उन्हें। भारत में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति दोहरी नागरिकता के संबंध में है। अर्थात लक्ष्मीमल सिंधवी समिति है वो दोहरी नागरिकता के संबंध में बनाई गई थी पहले। तो जो दोस्तों हमने पढ़ा भाग 2 में नागरिकता है, तो भाग 4 तक देखते हैं। भाग 1 में संघ व उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? इसका दोस्तों मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी इसका उत्तर जरूर देंगे और सीएचएसएल का प्रश्न है ये। अब ये भी हम पढ़ के आए हैं, 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है ये अनुच्छेद। और देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जैसा कि बताया था। अनुच्छेद 5 को देखें अगर, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जो संविधान बनने से पहले लोग रहा करते थे उन्हें नागरिकता दे दी गई थी। अनुच्छेद 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत को वो प्रव्रजन, अर्थात दोस्तों जो
बंटवारा हुआ था उस समय जो पाकिस्तान से लोग आए थे तो उन्हें नागरिकता दे दी गई थी। ये अनुच्छेद 6 में इस तरह से वर्णन किया गया है नागरिकता का। अनुच्छेद 7 की बात करें तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, अर्थात जो पाकिस्तान में गए थे उनको नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7 में बताया गया है। अनुच्छेद 8 की बात करें, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। अर्थात जो भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति बाहर देशों में रहते हैं उनको भी कुछ अधिकार दिए गए, उनके बारे में अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 की बात करें तो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिक ना होना, अर्थात जो स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता लेते हैं उन्हें भारतीय नागरिकता से हाथ धोना, अर्थात उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है। उसका वर्णन है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 की बात करें, नागरिकों के अधिकार का बना रहना, अर्थात नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका बना रहना जो जिस तरह से वो अनुच्छेद 10 में बताया गया है। अनुच्छेद 11 की बात करें तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करना, अर्थात जो नागरिकता है दोस्तों उसका जो विनियमन किया जाता है वो संसद द्वारा किया जाता है। जैसा कि संसद को इन पर कानून बनाने का भी अधिकार है, जैसा कि हमने बताया था। प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? अभी अभी हम बता के आए हैं तो मेरे हिसाब से सभी को पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 6 है वो। और साथ में दोस्तों जो भारत से पाकिस्तान गए थे उनके लिए वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है ये 2020 का। ये दोस्तों अभी हमने सब पढ़ लिया है, आगे बढ़ते ही थोड़ा सा। और नहीं पढ़ा है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा है तो इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका। प्रश्न नंबर 5, अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देश की नागरिकता के साथ वहां के उस संगठन राज्य की नागरिकता जहां व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ है। ये दोस्तों इसका अर्थ है दोहरी नागरिकता का। सीएचएसएल का प्रश्न है ये। दोहरी नागरिकता अर्थात दो देशों की नागरिकता एक साथ मिल जाए तो उसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। अमेरिका की दोहरी नागरिकता से आशय यह है कि किसी व्यक्ति के पास अमेरिका देश की नागरिकता के साथ वहां के उस संगठन या राज्य की नागरिकता भी हो जो वह व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ है। प्रश्न नंबर 6, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम है, इसका प्राचीन नाम क्या था? अर्थात हमने दोस्तों प्रश्न में ही कुछ प्रश्न भी पढ़ लिए हैं। सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे दोस्तों जो वैदिक आर्य थे उनकी बात की जा रही है, एक प्रश्न हो गया। इसका अर्थ दोस्तों 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र होता है, ये भी दोस्तों एक प्रश्न हो गया। और 7 नदियों में एक झेलम नदी है, झेलम नदी के बारे में हमें बताना है। ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है ये। पुरुषणी, विपाशा, अक्षिणी या फिर वित्सता। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अभी तक नहीं अच्छी लग रही तो दोस्तों थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से तो सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। और इस प्रश्न की ओर आते हैं, झेलम नदी की बात करें तो वित्सता इसका सही नाम है, वित्सता। अन्य नाम सीजीएल का प्रश्न है ये। सप्त सिंधु स्थान ये हमने सब बात कर लिया प्रश्न में ही। जो यह 7 नदियों की भूमि थी और 7 नदियों की अगर बात कर लें तो सिंध, बिपाशा इसे ब्यास कहा जाता है, सतुद्री की बात करें तो इसे सतलज कहा जाता है, विदिशा की बात करें तो झेलम कहा जाता है, अक्षिणी की बात करें तो इसे चिनाब के नाम से जाना जाता है, पुरुषणी को रावी के नाम से और सरस्वती को घग्गर के नाम से जाना जाता है। ये कुछ 7 नदियां हैं जिनकी हमने इस प्रश्न में बात की थी। प्रश्न नंबर 7, बौद्ध धर्म में भिक्षुणु बनने वाली प्रथम महिला की बात की जा रही है। बौद्ध धर्म में जो प्रथम भिक्षुणी थी उनकी बात की जा रही है। ये भी दोस्तों सीजीएल का ही प्रश्न है। महाप्रजापति गौतमी, सुजाता, संघमित्रा, घनानंद भिक्षुणी।
उम्मीद करता हूँ आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो मेरे हिसाब से तो आप सभी को इसका उत्तर पता भी होगा। महाप्रजापति गौतमी जी की बात कर रहे हैं हम, जो ये इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध की माता महामाया थी। इन बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी इनकी। इनका लालन पालन इनकी मौसी मौसी ने किया था। महाप्रजापति गौतमी इनका नाम है, जो इनकी पहली या इनकी दोस्तों जो पहली बौद्ध धर्म की भिक्षुणी थी वो बनी थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध धर्म की भिक्षुणी बनने वाली पहली प्रथम महिला थी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये तो दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सभी को पता होंगे। बुद्ध के जीवन के संबंध में कुछ धर्म के प्रतीक हैं, उनकी बात करेंगे हम आगे। बात करते हैं दोस्तों, घटनाएं हैं इधर और इधर चिन्ह या प्रतीक हैं। दोस्तों जो जन्म की घटना है बुद्ध की, उनके हम कमल या सांड के कमल एवं सांड के चित्र से, चिन्ह से या प्रतीक से संबोधित करते हैं। ग्रह त्याग की जो घटना है वो घोड़ा के चित्र से संबोधित करते हैं। इसे महाबहिष्कर्मण के नाम से भी जाना जाता है, जो उन्होंने गृह त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, जो कि बोधि गया में है। निर्वाण की बात करें तो पद चिन्ह, निर्वाण पद चिन्ह से जाने जाते हैं। मृत्यु की बात करें तो स्तूप, इसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। स्तूप के नाम से भी प्रसिद्ध है, स्तूप चिन्ह के हिसाब से। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। एंड धर्म चक्र प्रवर्तन, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। इन्होंने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। करंट में दोस्तों श्रावस्ती कहाँ है, इसका कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 8, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे। अर्थात जो 8वीं सदी की बात हो रही है, दक्षिण पूर्वी एशियाई के अपने जो साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा थे, वो किस धर्म के अनुयायी थे। हिंदू धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। दोस्तों जिस प्रश्न को पढ़ने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत का सामना करना पड़े, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रश्न छोटे प्रश्न नहीं हैं, ये CGL का प्रश्न है, मैंने जैसा कि आपको बताया है। और ये दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। कि थोड़ी सी डिटेल में बात कर रहे हैं। 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र साम्राज्य की बात हो रही, दक्षिण पूर्व एशियाई के एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में उभरा था। इसमें जावा, सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के अन्य हिस्से शामिल थे। शैलेंद्र शासक महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही हमने बताया है, कुशीनगर, उज्जैन, बोध गया, सारनाथ। अभी थोड़ी अगले जो पिछले प्रश्न में दोस्तों बुद्ध का जिक्र हुआ था, उसमें हमने बताया था कि बोध गया में इसका हुआ था। जो चिन्हों की बात की थी हमने, CHSL का प्रश्न है ये। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक था। और इनके सारथी का नाम बात करें तो चन्ना इसका सारथी का नाम था। बुद्ध ने प्रारंभिक गुरु की बात करें, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु की, तो आचार्य अलार कलाम इनके जो गुरु थे उनका नाम है। तथा धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र थे इनके गुरु, प्रारंभिक गुरु की बात की जा रही है। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 6 वर्ष की कठोर तपस्या की, 35 की उम्र हुई जब उनकी, तो बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जाते रहते हैं, ये वाली, इन्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट के आप टैग दे सकते हैं। यह पीपल बोधि वृक्ष या गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ये है तपस्सु और भल्लिक नाम के 2 शूद्र इनके पहले अनुयायी बने थे। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी हैं। बुद्ध ने अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। इसे मगध, वैशाली, कपिलवस्तु,
अलकप, वैथादीप और कुशीनगर, पाबा, रामग्राम, भेजा, इन्हें इस जगह भेजा गया था, अर्थात 8 भागों में इसे डिवाइड किया गया था। बात करें बौद्ध संगतियों के बारे में थोड़ी सी डिटेल में, क्या थोड़ी सी ये छोटा सा टॉपिक इसे यहीं ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं और बात करते हैं। पहली बौद्ध संगति की बात करें तो राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप इसकी अध्यक्ष थे। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो वैशाली में हुई थी। इसका कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और साबकमीर या सोबुकामी जी इसके अध्यक्ष थे। 383 ईसा पूर्व में हुई थी ये। तृतीय की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुई थी, राजा अशोक के शासनकाल में। और मोगली पुत्तिस्म इसके अध्यक्ष थे और 250 ईसा पूर्व इसकी आयोजन हुआ था। चतुर्थ की बात करें तो कुंडल वन में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में, जो दोस्तों ईसवी खत्म हुई थी, ईसा पूर्व हुई थी जो दोस्तों, उसके बाद ईसवी का समापन हुआ था, इस जो शुभारंभ हुआ था। उससे पहले दोस्तों उससे 1 शताब्दी पूर्व इसमें इसका आयोजन माना जाता है। प्रश्न नंबर 10। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि काफ़ी डिटेल प्रश्न हम लेकर आए हैं आपके लिए। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको और कहीं भी पढ़ने की या कुछ भी ज़रूरत है मेरे हिसाब से। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक क्या था? अर्थात मैंने दोस्तों पहले ही बताया था गृह त्याग का जो प्रतीक है उसे क्या माना गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक याद होगा। प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग डैश प्रकाश वर्ष मिनट है। इस प्रश्न का उत्तर मैं सभी से दोस्तों एक्सपेक्ट करता हूँ। वैसे तो अगर नहीं पता है तो उसके लिए हम बैठे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से सभी को पता होना चाहिए। 8 प्रकाश वर्ष मिनट जो है उसकी दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, लगभग दोस्तों है। और सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश वर्ष मिनट दोस्तों गलत लिखा है, ये 8 प्रकाश वर्ष होना चाहिए। और सौरमंडल के सभी ग्रहों में सूर्य की दूरी का एक क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। दोस्तों जिसने भी थोड़ा सा भी सोलर सिस्टम को पढ़ा होगा उसको पता होगा कि क्रम कौन सा है। पृथ्वी का तीसरा क्रम है। और सूर्य की और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की लगभग किलोमीटर में दूरी की बात करें तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, एन तरंगे। हम पी तरंगों की बात कर रहे हैं। CHSL का प्रश्न है ये। भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। प्राथमिक तरंगों की सर्वाधिक गति ठोस तरंगों में होती है। प्रश्न नंबर 13। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, अर्थात उससे जिस जगह पर जगह मिलती है, जिस स्थान पर जिस तरह से जगह मिलती है वो उस तरफ बहती जाती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को डैश कहते हैं। बाढ़कृत, चाप झील, तटबंध, विषप्र। दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा जैसे इस तरह से जो रास्ता बन जाता है, और मेरे हिसाब से इस तरह से आपको देखकर इस रास्ते को कुछ तो याद आ रहा होगा, सर्प की याद आ रही होगी, तो उसी से संबंधित विसर्प नाम दिया गया है इसको। विसर्प होता है जो दोस्तों नदियों का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो बनता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और मोड़दार मार्ग में बहती है तो उसे विसर्प के नाम से जाना जाता है। बाढ़कृत मैदान की बात करें तो बाढ़ के कारण नदियों के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में एक प्रकार की महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव हो जाता है। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।
तटबंध की बात करें तो तटबंध नदियों के दोनों किनारों पर अवसादों व मलबों के जमा निर्मित होते हैं। अर्थात दोस्तों, जो दोनों किनारों पर जो गंदगी इकट्ठी होती रहती है, मिट्टी इकट्ठी होती रहती है, उससे जो नदी का मार्ग अवरोध होता है, उसे पाटकृत या जो आपने पढ़ा भी वो उसे कहते हैं। देखते हैं क्या था ये। इसे तटबंध कहते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। और आप देख पा रहे होंगे रेगुलर हर एक प्रश्न पे वो किस प्रश्न या किस परीक्षा में आया हुआ है वो लिखा हुआ है, तो मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन पर। ये इसका उत्तर की बात करें तो प्रश्न नंबर ये उत्तर नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी स्थित है, जिसमें ये डैम पर बनी हुई है। नर्मदा नदी पर बना इंदिरा सागर बांध की बात कर रहे हैं, भारत की मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित अन्य प्रमुख बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध तथा परंगी बांध। ये सभी बांध जो प्रमुख बांध हैं नर्मदा नदी पर स्थित हैं, उनकी बात की है हमने। प्रश्न नंबर 15, गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों सही उत्तर की बात कर लेते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यमुना इसके दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ये इसका सही है और बाकी सभी गलत उत्तर हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है भारत में। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, यमुना, सोन आदि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। फरक्का के बाद दोस्तों गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। मेरे हिसाब से कोई भी जब तैयारी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले इसी तरह के प्रश्नों का उससे उससे सामना होता है, प्रश्नों से सामना होता है उसका। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर मिलती है। चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर यमुना की सहायक नदियों की भी बात कर ली है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, अर्थशास्त्र के। यदि हम जीएनपी के मूल ह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? देखते हैं। ये दोस्तों सीजीएल के प्रश्न हैं। सकल घरेलू उत्पाद, व्यक्तिगत आय, निविल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, बाजार मूल्य एवं सकल घरेलू उत्पाद। उम्मीद करता हूँ इसका ऑप्शन का आंसर आपको सभी को पता होगा। यदि नहीं पता है तो हम हैं दोस्तों, हम किस लिए हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा माइक इशू हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, एनएनपी, निविल राष्ट्रीय उत्पाद जो इसका सही उत्तर है। और ये सीजीएल का प्रश्न है तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। एनएनपी की बात करें, एक दोस्तों फॉर्मूला होता है जिसकी हम इस एनालिटिक्स में बात करेंगे। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, ये इसका फॉर्मूला होता है। इन तीनों में से कुछ भी दिया जाए, दो ऑप्शन, दो चीजें दी गई होंगी, उनमें से तीसरी पूछी होगी तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। एक वर्ष के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहने वाले देशों के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। अर्थात एनएनपी आप समझ गए होंगे क्या होता है। समष्टि अर्थ सम्मिष्ट अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, निवेश का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पाद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और मैं दोस्तों बार बार बता रहा हूँ कि सीजीएल के प्रश्न है ये, तो आप देख पा रहे होंगे ये भी सीजीएल का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत पर आधारित है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है। ये अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद,
मुद्रास्फीति जैसे समग्र परिवर्तनों पर केंद्रित होता है। अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन सभी विषयों पर हम बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जब व्यय राजस्व के से अधिक हो जाता है तो बजट को डैश कहा जाता है। अर्थात जब बजट व्यय होता है वो राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? रिजर्व, ऋण, घाटा, अधिकोष। दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, सीजीएल का प्रश्न है और इतना सिंपल प्रश्न है ये। दोस्तों जब हमारे पास जितना पैसा होता है उससे ज़्यादा हम अगर खर्चा कर लेते हैं तो उसे हम घाटे के तौर पर यूज़ करते हैं या घाटे के तौर पर उसे संज्ञा दी जाती है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है ये। बजट घाटा तब होता है जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। इसका फॉर्मूले की बात करें तो राजस्व घाटा बराबर होता है कुल राजस्व व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियां, अर्थात जितना मिला है और उसे घटा देते हैं जो हमने खर्च किया है उसमें से। बजट में 3 प्रकार के घाटों का वर्णन होता है: राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा तथा प्राथमिक घाटा। 3 घाटों का हमने बजट में विश्लेषण किया है अभी तक। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? ये भी दोस्तों सीजीएल का प्रश्न है। इसके डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे हम, फालतू में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। सीजीएल का प्रश्न है दोस्तों, ये हल्के में मत लीजिएगा। मेरे हिसाब से सभी इकोनॉमिक्स के हम प्रश्न सीजीएल के ही लेकर आए हैं। बात करें इसके एनालिटिक्स की तो विदेश में प्राप्त शुद्ध कारक आय जो होती है, आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह कारक लागत व पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। प्रश्न नंबर 20, वस्तु और सेवा कर कब लागू हुआ था? ये तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गया है। इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट का टॉपिक या टैग लगा लीजिएगा दोस्तों। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता दोस्तों मेरे हिसाब से। ये तो फ्री के नंबर्स हैं और इसके आंसर की बात करना तो ऑप्शन नंबर ए है, 1 जुलाई 2017। जो दोस्तों नई नई भी आते हैं तैयारी करने, उनको भी पता होता है कि ये किस तरह के या कि कब लागू हुआ था। थोड़ी सी बात कर ले जीएसटी के ऊपर। वस्तु एवं वस्तु एवं सेवा कर को इंग्लिश में या शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहते हैं। मैंने बताया नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वस्तु एवं सेवा कर की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। जीएसटी पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो कर संग्रह के लिए वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग जो दरों की खंड हैं उनमें बांटता है। बात करें क्या क्या दर हमें या किस तरह की दर या क्या क्या दर लगाई जाती हैं भारत सरकार द्वारा? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आपने देखा होगा ज़्यादातर आप कुछ भी परचेज करते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर कुछ जीएसटी लगा होता है। किसी पर 28% होता है, किसी पर 18% होता है, किसी पर 12% होता है। तो ऐसे किसी भी चीज़ पर कुछ भी लगाया जा सकता है। पेट्रोलियम थोड़ी सी डिटेल में अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा 28% किस पर लगता है, 18% किस पर लगता है। उसके लिए अलग से वीडियो भी ले आएंगे। पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पेय पदार्थ और बिजली पर जीएसटी के तहत कराधान की राशि नहीं वसूली जाती है। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग से लगाया जाता है। अर्थात जिस पर नहीं लगता है उसकी बात करें तो पेट्रोलियम उत्पाद या मादक पदार्थों की बात हो रही, मादक पेय पदार्थ और बिजली पर जीएसटी के, मतलब एक तरह से जीएसटी के सभी रूल लागू नहीं होते लेकिन जीएसटी तो लगता ही होगा जरूर। और यहीं पर इस आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ये 14 नंबर की क्लास थी और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा वीडियो को करने में और बोरियत फील नहीं हुई होगी। यदि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। माफ़ कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई क्लास में। 15 नंबर की क्लास जल्दी होगी नेक्स्ट डे। अब रेगुलर क्लासेस होगी दोस्तों, माफ़ कर दीजिएगा, कुछ समय से हम रेगुलर क्लासेस नहीं बना पा रहे थे दोस्तों। थोड़ी सी बिजली की समस्या आ रही थी, इस वजह से नहीं बन रही थी। आज से अब से रेगुलर क्लासेस होंगी, करंट अफेयर्स की भी मिलेगी आपको रेगुलर। एंड हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स की एक सीरीज चल रही है चैनल पर, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है, वो छोटी छोटी क्लासेस में हमने डिवाइड किया है करंट अफेयर्स को।
और इसी के साथ आज विदा लेते हैं, आप सभी से मिलते हैं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।